BB Toons. बेटी, अब मेरे दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों की एक अच्छे से परिवार में शादी कर दूं। पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। अरे बेटी, इसमें कहने जैसे बात ही क्या है। जो सत्य है वह तो कहना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आए हैं वह एक न एक दिन ये संसार छोड़कर जाता ही है। बेटी, तुम दोनों की माँ तुम्हें बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उस बेचारी की बड़ी इच्छा थी कि तुम दोनों की शादी एक अच्छे से परिवार में हो जाए। मगर पिताजी, आप हम दोनों की शादी कर दोगे तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? और हम दोनों के अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन? अरे बेटी जानकी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। वैसे भी मेरी जीवन का आधा समय मैंने जी लिया है और धीरे धीरे बाकी का समय भी बीत जाएगा। तुम दोनों अपने जीवन के बारे में सोचो। मगर पिताजी। जानकी बेटी, मैं जानता हूं तुझे मेरी चिंता बहुत रहती है, मगर बेटी तुम दोनों की ठीक समय में विवाह देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो। बेटी सपना, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। बेटी, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद छोटी उम्र में ही तेरी बहन जानकी ने अपने घर का काम का संभाल लिया था, जिस वजह से वह बेचारी ज्यादा पढ़ लिख ना सकी, किंतु हमने तुझे पढ़ाया है। बेटी, तू हमेशा अपने बहन जानकी का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप उसका बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है बेटी, मैं पड़ोसी गांव में तुम दोनों के विवाह के सिलसिले में बात करता हूं। मैं तुम दोनों का विवाह एक ही गांव में करूंगा, जिससे तुम दोनों हमेशा आसपास में ही रहोगी। कुछ ऐसा ही था वृंदावन नामक गांव में रहने वाला रामनाथ बाबा के परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उनके घर में उनकी 2 बेटी रहा करती थी। वे दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा छोटी बड़ी नहीं थी, जानकी और सपना। रामनाथ बाबा की एक इच्छा थी कि उनके जीते जी उनका दोनों बेटियों का विवाह एक अच्छे से परिवार में हो जाए। और फिर कुछ दिनों बाद रामनाथ अपने दोनों बेटियों की शादी अपने ही गांव में कर दी। सपना के अच्छे किस्मत होने के कारण उसका विवाह गांव के एक ऊंचे आदमी अर्थात अमीर व्यापारी घनश्याम से हुआ। उसे धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जानकी के ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उनका विवाह एक गरीब परिवार में मोहन नामक युवक से हुआ। मोहन के पास केवल एक ही छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। अरे सपना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जो जो चीज चाहिए उसका एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं भूल जाता हूँ। तुम तो हमेशा यही बहाना देते हो। तुम क्या सच में भूल जाते हो, या फिर यह चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वह मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, तुमने मुझसे जो जो चाहा, क्या मैं तुम्हें लाकर नहीं दिया क्या? बताओ, क्या नहीं दिया? हाँ हाँ, दिया है, लेकिन इन दिनों तुम सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भूल नहीं रहा हूं, असल में जानती हो, रोज नई नई चीज देना कुछ खास नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा एक दिन हफ्ते में तुम्हें जो चाहिए वह सब तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, और तुम खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। ठीक है, वैसे सुनो, आ जाते समय एक बस्ता चावल ले आना, घर में चावल खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही ऑर्डर करोगी मैं सामने लाकर रख दूंगा। और देखो, चारों ओर लोग 2 वक्त के रोटी के लिए तरस रहे हैं। तुमने ठीक कहा, वही मेरी बड़ी बहन है, कहाँ से उस भिखारी से शादी कर लिया। अब देखो, 2 वक्त की रोटी के लिए आंसू बहा रही होगी। हाँ, तो फिर बताओ, तुम्हारे जैसा सुख किसे मिला है? अब बताओ, मैं तुम्हें अच्छे से रखा है या नहीं? बताओ। हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे से रखते हो।
मुझे खाने पीने का कोई कमी नहीं होने देते। और महीने में मुझे कितनी सारी साड़ी देते हो, और गहनों की तो कोई कमी ही नहीं है मुझे। हाँ, और तुम्हारे बहन, उसे तो साल भर में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। क्यों जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बताओ जानकी, मौसम के वजह से फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इस बार थोड़ी सी भी फसल होगी, और जो जमींदार से कर्जा लिया था वह भी हम नहीं लौटा पाएंगे। इसी वजह से बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मानो सारे रास्ता बंद हो रही है। ए जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल ही लेंगे। आप परेशान मत हो। एक रास्ता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम थोड़े पैसे तुम्हारी बहन से उधार ले सकते हैं? तुम्हारी बहन तो इसी गांव में रहती है और वे बहुत अमीर भी हैं। हम उनसे पैसे उधार मिलेंगे। जब हमारे पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। क्या कहती हो? ठीक है, मैं उनके पास जरूर जाऊंगी। वे मेरी छोटी बहन है, मेरी मदद जरूर करेगी। आप चिंता ना करो। जानकी, एक बात बताओ, तुम मेरे से शादी करके बहुत दुखी हो, है ना? मैं आज तक तुम्हें कुछ ना दे सका। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आपसे पहले ही कह दिया था, मुझे पैसा दौलत ये सब किसी चीज का कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जितना है हम उनमें ही गुजारा कर लेंगे। आप देखना, एक दिन आप भी बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुझे विश्वास है आप पर। पता है जानकी, जब कोई आदमी अपने पत्नी को बहुत चीज देता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हें 6 महीने पहले एक साड़ी दी थी, वहीं अब तक पहने हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है मैं उसी से खुश हूँ। और जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, जीवन में बहुत पैसे कमा लोगे, तब सब कुछ दे देना। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा होगा? अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर में शांति से रहना चाहता हूँ। अगले दिन जानकी अपने बहन के घर जाती है मदद की आशा रखते हुए। क्या बात है दीदी, तुम यहाँ कुछ काम है क्या? कुछ नहीं सपना, असल में मैं तुमसे मदद की आशा रखते हुए आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा दीदी, आपकी बात मैं बाद में सुनती हूँ। पहले आप मेरे घर तो अच्छे से देख लो, कितना बड़ा और आलीशान घर है। आप तो ऐसा घर कभी नहीं देखा। हाँ मेरी प्यारी बहन, तू हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। और सच्ची में तेरा घर बहुत अच्छा है। अब तू मेरा बात तो सुन ले, जो मैं तुझे कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ दीदी, कहो, आखिरकार बात क्या है? सपना, तू तो जानती ही है मेरे घर का खर्चा किस तरह से चलता है। असल में मौसम के कारण हमारा फसल अच्छा नहीं हुआ है। हमें कुछ पैसों की जरूरत है, जो मैं तुझसे उधार में लेने आया हूँ। असल में हमें जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा तू मेरी मदद कर सकती है, इस कारण मैं आज यहाँ पर आई हूँ। अरे दीदी, आप भी ना, अगर आप कल आ जाते तो मैं आपको निराश करती नहीं। घनश्याम ने कल ही सारे पैसे लेकर अपने कारोबार में लगा दिया। आप तो जानते ही है ना, एक कारोबार को चलाने में कितने पैसे लगते हैं, और हमारा खर्च भी तो ज्यादा है। अब देखो, आपके तो कोई बच्चे नहीं है, लेकिन मेरा तो है, और शहर में उनका पढ़ाई का खर्चा उठाना क्या कोई आम बात है? आप ही बताओ, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है सपना, तो फिर मैं चलती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। जानकी अपने घर लौट आती है। अरे जानकी, तुम आ गई।
तुम्हारे बहन तुम्हें पैसे दे दिए हैं ना? अच्छा लो, मैं जमींदार को पैसे लौटा कर आता हूँ। बेचारी जानकी चुपचाप से बैठ गई। वे कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या बात है जानकी, तुम परेशान लग रही हो, बात क्या है? तुम्हारी बहन पैसा नहीं दिया क्या? नहीं जी, मैं ही गलत वक्त पर चली गई थी। अगर मैं कल चली जाती तो मुझे पैसे मिल जाते। मेरी बहन तो मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह कर ना सकी। सब मेरी ही गलती है। मैं आपकी पत्नी होकर भी आपका कोई मदद कर ना सकी। अरे जानकी, इतना दुखी क्यों हो रही हो? पैसे का चिंता तुम ना करो। मुझे ईश्वर ने भला पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम जैसा साथी पाकर मैं बहुत खुश हूं। और रही बात कर्ज की, तो मालिक के पास जाकर थोड़ा और वक्त ले लूंगा। बस तुम उदास मत रहो। कोई घर में है, एक बार बाहर आओ। क्या हुआ, क्या चाहिए? मैं कब से रास्ते पर चल रही हूँ, तो मुझे दया करके थोड़ा पानी दे दे। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जैसे ही बड़ा घर देखा, पानी मांगना शुरू कर दिया। फिर पानी के नाम पर क्या क्या मांगेगा, इसका कोई ठिकाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं चल सकती। पानी वाणी कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझसे मदद लेने आई थी। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं। पहले वह पानी मांगते हैं, फिर खाना मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा सारा सामान हमारे पास रखा हो। ऐसा मत कह, मैं ऐसे नहीं हूँ। अगर तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगी। क्या मैं उन आशीर्वादों को खा लूंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तरह से तू मुझसे पेश आई है, यही बर्ताव तुझे ले डूबेगी। जानते हो, आज मेरी बहन आई थी पैसा लेने, लेकिन मैं उसे झूठ बोलकर भगा दिया। क्या यार, तुम्हारी बहन भी ना हमेशा गरीब ही रहेगी क्या? उसे यहाँ आने मत देना, कह देना तुम। और पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं जो जिसे चाहे दे दूं? आप भी क्या बात करते हैं जी? क्या मुझे नहीं पता आप अपना कारोबार कैसे चलाते हो? आपकी सारे अनाज पर मिलावट करके आप शहर में ऊंचे दामों पर बेचते हो। देखो सपना, अनाज में मिलावट करके बेचने में ही दिमाग लगता है, जो सबके पास नहीं होता। अगर मैं ऐसी दिमाग ना लगाता तो तुम आज इतना ऐसो आराम में नहीं रहती। बेटा, मुझे थोड़ा पानी देगी? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ। नदी के उस पर किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। यह क्या बूढ़ी माँ, आप नदी के उस पार से बिना पानी पिए आ रही है। आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। जानकी अंदर से थोड़ा खाना और पानी बूढ़ी मौसी को दे देती है। बेटी, मैंने तो तुझसे केवल पानी के लिए कहा था, लेकिन तूने मुझे खाना भी दिया। तेरा शुक्रिया बेटी। पर एक बात बता, तू तो परोपकारी लगती है, लेकिन फिर भी तुझे क्यों परेशान लग रहा है? असल में बूढ़ी माँ, मेरे घर के हालात बहुत बुरी हैं। हमारे फसल इस बार अच्छा नहीं हुआ। गांव का जमींदार कभी भी अपना पैसा लेने आ सकता है, इस कारण थोड़ी परेशान हूँ। बूढ़ी मौसी ने अपने पास में रखी एक घड़ा निकालकर जानकी को दे देते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बूढ़ी माँ, इस घड़ा का मैं क्या करूँ? मेरे पास पहले से ही घड़ा रखा हुआ है। बेटी, यह ऐसे वैसे घड़ा नहीं है।
इस चमत्कारी घड़ा की राज यह है कि वह तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएगी। और एक खास बात है, इस घड़े में से जो निकलेगा वह तुम्हारी किस्मत और कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह बूढ़ी मौसी वहां से गायब हो जाते हैं और जानकी खुशी खुशी वह घड़ा को लेकर घर के अंदर चली आती है। अरे जानकी, एक घड़ा लेकर कहाँ से आ रही हो तुम? क्या बताऊं जी, अभी एक बूढ़ी माँ पानी मांगते हुए यहाँ पर आई थी। मैं उन्हें थोड़ा सा खाना और पानी दिया। फिर उन्होंने एक घड़ा मुझे देकर कहा कि ये घड़ा हमारे घर में घुसते ही हमारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएगी और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर एक घड़ा खोल कर देखते हैं, चलो। जानकी धीरे धीरे घड़े की लाल कपड़ा खोलती है। अचानक वे दोनों देखते हैं कि घड़ा सोने के सिक्के से भरा हुआ था। है ऊपर वाले, ये तो कोई वरदान से कम नहीं। ए जी, मुझे लगता है वह बूढ़ी माँ कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि इंसान के रूप में हमारी मदद कर गई। अब हम इस सोने के सिक्के से अच्छा काम करेंगे। हाँ जानकी, तुम ठीक कहती हो। अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम मुंबई स्पेशल, मुंबई आइस गोला और नींबू पानी बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारे कारोबार अच्छा चलेगा। जानकी अपने पति के बात मानकर कुछ सिक्कों से अपने जरूरत की सामान खरीदने बाजार चली गई। उस तरफ मोहन भी एक थैला लेने गांव के एक आदमी से मिलने चले गए। अब दोनों पति पत्नी अपने एक छोटे से ठेले पर मुंबई स्पेशल आइस गोला के कारोबार शुरू कर दिए। पहले ही दिन उनका दुकान अच्छे से चल पड़ा। अब जानकी का दुकान चल पड़ा था। गांव के लोग भी उनका मेहनत और ईमानदारी का सराहना करने लगे। लेकिन ये खबर जब उसकी छोटी बहन सपना तक पहुंची तो वेद जलने लगी। आश्चर्य की बात है, कल तक तो यह मुझसे पैसा मांगने आई थी और आज अचानक इतना पैसा इसे कहां से मिल गया जो आइस गोला की व्यापार शुरू कर दी। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सपना परेशान होकर अपने कमरे में ही टहलने लगी। फिर वह रात में अपनी बहन जानकी के घर के पास खड़ी हो गई और उन लोगों की सारी बात सुनने की कोशिश करती है। आज हमारे पहले दिन ही बहुत ज्यादा बिकाई हुई। मैं बहुत खुश हूँ। यह सब उसे बूढ़ी माँ के वजह से हो रहे हैं। अगर वह बूढ़ी माँ मुझे जादुई घड़ा ना देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं आते। अच्छा, तो ये बात है। यह लोग के पास एक बूढ़ी माँ ने जादुई घड़ा देकर गया है। एक काम करती हूँ, अभी मैं यहीं पर रुकती हूँ। इन लोगों के सो जाने के बाद में इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर सपना ने जानकी और मोहन के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं वह तुरंत घर के अंदर चली आती है और जैसे ही वे घड़ा को हाथ लगाने जाती है वह घड़ा से एक आवाज आती है। अरे वह लालची घमंडी औरत धन का घमंड करने वाला सदा दुखी हो रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो एक घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही सपना का हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़ा को छोड़कर वहां से भाग गई। अगले दिन सपना अपने खास नौकर से कुछ योजना करी। देवा, यह जानकी की दुकान बहुत तेजी से चल रही है। शाम तक कुछ ऐसा करो कि उसकी दुकान बंद हो जाए। मालकिन, एक योजना है। अगर लोगों को ये लगने लगे कि उसकी दुकान की गोला और आइसक्रीम गंदे पानी से बनता है तो दुकान अपने आप ही बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगर यह अफवाह से हमारे काम हो जाएगा तो जानकी फिर से गरीब हो जाएगी। लेकिन सभी कम ध्यान से करना। अगले ही दिन सपना कुछ लोग और अपने नौकर देवा को जानकी के दुकान पर भेजती है। जानकी अपना दुकान खोली, ग्राहक आने लगे। तभी वहां पर सपना के भेजे हुए लोग आए थे और वे सब गोला और शरबत पीने लगे। अरे ये क्या, आज इस शरबत में कुछ अलग ही स्वाद है। एकदम गंदा पानी लग रहा है। कहीं तुम लोग गंदे पानी से तो यह सब नहीं कर रहे? दुकान में हलचल हो गई। वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी जानकी के बाद सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन आप लोग मेरी बात तो सुनिए।
और क्या ही सुनने को है, तुम लोग बहुत चालाक हो। हमें गंदा पानी से शरबत बनाकर दे रही हो, हमें सब पता है। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे जानकी की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जानकी समझ गई कोई जानबूझकर ऐसा अफवाह फैला रही है, लेकिन जानकी कुछ कर ना सकी। शाम को वह अपने मन में बड़बड़ाने लगी। अगले दिन वे खुद ही सबको अपनी दुकान बुलाकर मुफ्त की मुंबई स्पेशल गोला और शरबत देने लगी। आओ आओ, मुंबई स्पेशल आइस गोला और शरबत खाओ, वह भी मुफ्त की। ना कोई पैसा ना कोई स्वार्थ, बस स्पेशल आइस गोला खाओ। जानकी, हमें लगता है कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं। तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही जानकी और मोहन का जीवन चलने लगा। शुरू किया था छोटे से आइस गोला के ठेले से, और कुछ महीनों बाद उनका बड़ा सा कारोबार बन गया था। उस तरफ उसकी बहन सपना यह सब देखकर और भी जलने लगी। यह जानकी तो बहुत तेजी से अपना कारोबार चला रही है और लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे वह जानकी कहीं का नहीं रहेगी। सपना अपने नौकर देवा को फिर से बुलाया और उसके साथ योजना करने लगी। लेकिन मालकिन, एक खतरनाक हो सकता है। बस वही तो चाहिए। इस बार जानकी का नाम और काम दोनों ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, गांव वाले सब लोग आपकी बहन के साथ हैं। अगर हम पकड़े गए तो अनहोनी हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, तुम बस ध्यान से वह काम करना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। देवा और एक आदमी चुपके से जानकी के कारोबार के पास आया। वह अनजान आदमी ने उनके दुकान के चारों ओर तेल छिड़का और देवा आग जला दी। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू करके जलने लगी। आग का लपट तेज हो गई। कुछ गांव वाले जाग गए और तेज रफ्तार से वहां पर आ गए और शोर मचाने लगे। अरे रे, जानकी का दुकान जलने लगी, जल्दी आओ। गांव वालों सब आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब जानकी अपने दुकान के पास आई तो वह हैरान हो गई। अरे ये क्या हो गया, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गया। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा। ये किसकी करतूत है? जानकी, तुम उदास मत हो। जानकी थोड़ा चुप हो गई और सोचने लगी। उसे वह पता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर वे उदास होकर घर जाने लगे। तभी जरिया में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा था। जानकी ने उसे उठाकर गांव वालों के पास ले आई, जहां पर लगभग गांव के सभी लोग और मुखियाज भी थे। गांव में हाहाकार मच गया। फिर वहां खड़ी एक आदमी ने बोला, अरे ये गमछा तो मैं देबा के पास देखा था। अरे वही देबा जो जानकी की छोटी बहन सपना के घर में काम करते हैं। फिर वहां पर सपना को भी बुलाया गया और पूछताछ करने लगे मुखिया जी। मुखिया ने तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षर से लिखा हुआ था, सपना स्टोर। ये वही दुकान थी जहां से सपना अपने नौकरों के लिए राशन मांगती थी। अब तुम क्या कहोगी सपना? ये तेल का डब्बा तो तुम्हारा स्टोर का है, ये यहाँ कैसे आया? अजीब बात है मुखिया जी, कोई भी मेरे दुकान से सामान खरीद सकता है। इस तरफ सपना का पति का मिलावटी का व्यापार पकड़ा गया था। पुलिस उन्हें लेकर गांव में आया। सभी लोग उसकी तरफ देखे और चौंक गया, क्योंकि उसके पास भी वही गमछा थी जो सबूत के द्वार में मुखिया को मिला था। अब बोलो सपना, अभी भी तुम कुछ कहना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जानकी मुझसे ज्यादा अमीर हो जाए। पर मैं अब समझ गई कि मेहनत और ईमानदारी अगर ना हो तो जिंदगी का कोई मोल नहीं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दी। इस कारण ऊपर वाले ने मुझे और मेरे पति को भी दंड दे दिया। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं है सपना, जो भी है आखिरकार तू मेरी ही बहन है। मैं चाहकर भी तुझे सजा नहीं दे सकती। बस एक ही इच्छा है, अब तू सुधर जाना और ईमानदारी से अपना जीवन बिताना। फिर पुलिस सपना के पति को लेकर चले गए और सपना ईमानदारी से जीवन बिताने लगे।
कुछ महीनों बाद उसका पति लौट आया और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। उस तरफ जानकी भी अपना कारोबार अच्छे से चला रही थी। वे गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी गांव की कहानी आपको पसंद आई तो अपना प्यारा सा ड्राई कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।